सादर प्रणाम। आप सभी से निवेदन, आइए हम गायत्री मंत्र के माध्यम से आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। अपनी कमर गर्दन को सीधी करेंगे और मन में, हृदय में अपने पूरे अस्तित्व को, अपने पूरे इंद्रियों को हम एक डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे और वो डायरेक्शन है ऊर्जा की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन है सत्व की डायरेक्शन, अस्तोमा सद्गमय। इस भावना को अपने भीतर संजोते हुए कि हम तमस से प्रकाश की ओर जाएं, असत से सत की ओर जाएं और मृत्यु से अमृत की ओर जाएं। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की ऊर्जा को अपने पूरे मन, मस्तिष्क और शरीर में धारण करेंगे और हाथों को रब करते हुए, आंखों पे लगाते हुए आज की कक्षा को शुरू करें। स्किल्स, प्रोसेसेस एंड एरियाज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, कल हमने जाना था काउंसलिंग क्या होता है, किस कौन देता है, कैसे करी जाती है, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होती है और कौन कौन सी चीजों में ये लाभप्रद होता है। परामर्शन के रूप में हमने इसे कल जाना था। आज थोड़े से स्किल्स बताए जाएंगे। वैसे तो ऑब्वियसली आप लोग क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर काउंसलर बन जाएंगे इसे करने के बाद, या सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स नहीं होगा। पर अगर आपको पता होगा कि कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आप अपने आप को टैग बिल्कुल ना ही करें एज अ काउंसलर और एज अ प्रॉपर कोई भी सर्टिफाइड। पर आपको कम से कम एक तरीका मालूम पड़ जाएगा। अगर आपके पास एक कोई क्लाइंट आता है जिसके हो सकता है कोई शारीरिक समस्या हो, पर साथ साथ में उसका मूल मानसिक कारणों में हो या फिर मानसिक समस्या हो, जिसको आप योग के माध्यम से उसका निदान कर सकते हो, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें कम से कम पता हो कि कौन से मनोरोग होते हैं, कैसे उसको हमें समझ सकते हैं, कैसे हम कोलैबोरेटिव वे में वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना पूरा पैकेज आप योग का बना सकते हैं, साथ में आप काउंसलर को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वे से वर्क कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयुष जो अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ यदि जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ मिलके जब काम उस एड्रेस किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, तो एक बहुत ही सुखद और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि जैसा परिणाम हम चाहते हैं आज के समय में, वैसा निकल करके आएगा। ठीक है, तो कौन से स्किल्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज आती है रेपो एस्टेब्लिशमेंट। कल हमने इसका एक स्किल जान लिया था, वो था एक्टिव लिसनिंग। यानी कि हम जब किसी भी व्यक्ति को सुने तो हमें इस तरीके से सुनना चाहिए कि उसे रोकना नहीं चाहिए बार बार, उससे उसकी बात को काटना नहीं चाहिए। हमें उसे एक्टिव लिसनिंग के तरीके से सुनना है कि हाँ, हम आपके लिए ही हैं और हम सुन रहे हैं। क्योंकि आप एक थेरेपिस्ट हैं और एक थेरेपिस्ट का जो रोल हो जाता है, योगा थेरेपिस्ट का जो रोल हो जाता है, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में चला जाता है। क्योंकि योग मन पे भी काम करता है और साथ में शरीर पे और आत्मा तक का उसका क्योंकि अप्रोच है, या कह सकते हैं कि उसका जो अल्टीमेट गोल है योग, जिसे हम कहते हैं समाधि। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सारी चीजों को जाने, उनके पीछे का कारण जाने। तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो कारण बताती है हमारे सारे मनोरोगों का, वो बताती है अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। तो वहां पे आप समझेंगे जो मॉडर्न या वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो कहती है कि हमारे बचपन से लेकर अब तक जो भी चीजें हमने फेस करी हैं, जानी है, समझी हैं, उनके अंदर जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, या फिर कोई विशेष हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो दबे दबे रह गए हैं हमारे अचेतन मन में, वो उभर करके ट्रिगर होके सामने आ जाते हैं। या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ही हम कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जिससे वो सारी की सारी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं और मनोरोग का विशेष कारण बन रही हो।
पर जब हम अपने विज्ञान पे जाते हैं, जिसे हम भारतीय ज्ञान प्रणाली या फिर कह सकते हैं कि वेदों की परंपरा और साथ में योग के माध्यम से समझते हैं कि क्यों हो रहा है मनोरोग, तो उसमें कुछ और आयाम प्लस हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कर्माशय आ जाता है, यानी कि कर्मों के कारण से हमें जो भी फलस्वरूप हमें जो कॉज का इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, या फिर हमें वो भुगतना पड़ेगा, या फिर यूं कह ले कि भुगतना इज अ वर्ड विच यू कैन यूज इन अ नेगेटिव सेंस। पर हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का परिणाम, या फिर कोई ऐसे कॉज एंड इफेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो तीन दुख जो अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख हैं उसके रूप में सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत समझने वाली बात हो जाती है कि हम कैसे होल तरीके से, यानी कि वेस्टर्न अप्रोच को भी साथ में रखेंगे, ईस्टर्न अप्रोच को भी साथ में रखेंगे, और दोनों को मिला करके हम एक ऐसी थेरेपी वहां पे प्रोवाइड कर सकें एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, ताकि मेन जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ना कहकर अगर आप उन्हें ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके लिए हम एक तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो हम 100% अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग आप सभी को समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें सुनना चाहिए, और जैसे ही वो हल्का महसूस करेगा, क्योंकि अंदर दबी हुई न जाने कितने दिनों की बातें, कौन सी बातें वो उभर करके आएंगी। कुछ ऐसी बातें जो रैशनल नहीं है, यानी कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पर मन में ही उधेड़ बुन इतनी चल चुकी है कि ऐसा लगता है कहीं वही तो सत्य नहीं है, वो निकल करके आती है, और फिर हमें समझाना होता है, बताना होता है, और कहीं ना कहीं साइको एजुकेट करना होता है कि दिस इज नॉट द केस, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं या फिर ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, पर कोई क्लाइंट आपसे खुलेगा क्यों, क्यों बात करेगा आपसे? तो यहाँ पे एक रेपो एस्टेब्लिशमेंट के नाम से हमारे वेस्टर्नर्स ने बताया कि ये बहुत जरूरी स्किल होती है एक काउंसलर की। रैपो का मतलब कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट का डेवलप होना, एक विश्वास होना कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी सुनने वाला ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में वो हमें सही गाइडेंस भी दे सकता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम ओपन अप हो पाए। वो कैसे एस्टेब्लिश होगा? रैपो होनी चाहिए। ठीक है, वो एक जो प्रोफेशनल गुड रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि कैसे बात करनी है। हम आपको मैं थोड़े थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे जब भी आपका क्लाइंट आता है, तो एक तो होता है कि हाव भाव से भी आप पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आप एक ऐसी फीलिंग उसे प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं सेफ जोन, या फिर एक सेफ स्पेस, जहाँ पे उसे लगे कि हाँ, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई प्री जजमेंट, प्रीजुडिस, यहाँ पे कोई ब्लेमिंग या ये सारी चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम अपने ग्रोथ के लिए जो बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर रुकावटें आ रही हैं या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो हालचाल पूछना, जानना कैसे हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है काउंसलिंग में। तो इसके अंदर आपका वेलकमिंग होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। फिर जब आप जानेंगे वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, उसके बाद हो सकता है आप उनसे कुछ इस तरीके की अच्छे से शेयर करें, अपनी भी बात शेयर करें, नॉट एग्जैक्टली लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पूछूं, विमला जी, अरे आप राजस्थान से हैं, हमारी इंटर्नशिप राजस्थान में हुई है, तो फिर क्या होगा कि आई कैन कनेक्ट वेल कि हाँ, आप जहाँ से हैं कल्चरली वहाँ की कुछ नॉलेज मुझे भी है, और मैं भी वहाँ रह के आई हूँ। तो क्या है, तुरंत एक कनेक्ट फील हो गया आपको कि अच्छा, मैम भी वहाँ से है, या फिर जो हमारे काउंसलर है वो भी वहाँ से हैं, तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारी समझ या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप रेपो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सब्जेक्टिव भी होती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर गाइडेड भी होती है। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाने के लिए आपका इंटरेक्शन इतना ज्यादा ओपन, ओपन कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि सामने वाले के लिए वेलकमिंग होना चाहिए, कि हाँ, उसे विश्वास हो जाए कि मैं जिसके पास आया हूँ प्रोफेशनल भी है, पर साथ में एम्पथेटिक भी है, समझ भी रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो आप जब पहले तो आने से पहले ही
आपका जो भी ओवरव्यू है, आपने जो भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है एक काउंसलर का, या फिर अगर आपका योगा थेरेपिस्ट का है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बता देना है। ठीक है, वो तभी वो ट्रस्ट करेगा कि अच्छा, आपने इतने सालों तक योग सिखाया है तो हमें इनसे योग सीखना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई काउंसलर है तो फिर उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, उसका चाइल्ड के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो कपल काउंसलिंग में एक्सपर्ट है। डिपेंडिंग ऑन दैट व्यक्ति के अंदर एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है साथ में। ठीक है, यहाँ पे भी इन्यूमरेबल टेक्निक्स लिखी हुई हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमारे भारतीय परंपरा में तो ऑलरेडी रही ही हैं। यहाँ पे शेकिंग हैंड्स लिखा है, पर आपके हिसाब से आप जिस कल्चर से आपका क्लाइंट आता है, मे बी प्रणाम करना, नमस्ते करना, उनको पानी के लिए ऑफर करना, चाय के लिए ऑफर करना, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल वेलकमिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, रेपो बिल्ड करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब तीन चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ल रॉजर हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने बताई है कि तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे एटीट्यूड में, ताकि वो आपसे ओपन अप हो सके। पहला है एम्पथी। अब दो डिफरेंसेस शायद या तो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। राइट, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंसेस हैं वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। एक के अंदर है सिंपैथी, यानी कि हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, अरे आपके साथ ऐसा हो गया, ये तो बड़ी खेद की बात है, दुख की बात है। ये हम जब बोलते हैं या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं, कहीं ना कहीं एक एपैथी वाली चीज, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वाली चीज वहां पे निकल करके आ रही है, उसे हम कहेंगे सहानुभूति व्यक्त करना। पर एम्पैथी का हिंदी मीनिंग होती है समानुभूति। समानुभूति का अर्थ क्या हो जाता है कि जो दर्द सामने वाले को, जो पीड़ा सामने वाले को महसूस हो रही है, हमें भी वह सेम पीड़ा महसूस हो पा रही है, हम उसे समझ पा रहे हैं। जब वो चीज हमारे साथ होगी तब सामने वाला और बेहतर तरीके से फॉरवर्ड हो पाएगा, आगे समझ पाएगा। ठीक है, तो एम्पैथी बहुत जरूरी हो जाती है। इंग्लिश में एक वो भी आता है कि when the shoe is biting you exactly the same place where the client shoe is biting, but does that mean कि जहां पे सामने वाले को दर्द है, जिस परेशानी से आप भी उसी दर्द को जब महसूस कर पाते हैं, तब आप एक रियल थेरेपी प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, हम सच में उनको काउंसलिंग कर पाते हैं, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा सामने वाला जिस चीज से गुजर रहा है उसके अंदर कौन से प्रॉज हैं, कौन से अप्स हैं, कौन से डाउन्स हैं, कौन से डोंट्स हैं, कौन से डूज हैं, और कौन सी चीजें हैं जो उसे कंफ्यूज कर रही हैं या फिर उससे हर्ट कर रही हैं। तो जब आपको उसकी नॉलेज होगी, आपने किसी से जाना होगा, साथ साथ में आपको जो वो समानुभूति महसूस होगी, तब ही आपका एटीट्यूड वहां पे शो अप होगा और क्लाइंट समझेगा कि हाँ। पर कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हुई, हम ये नहीं बोल सकते अरे हम समझ रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये बोलना पड़ता है क्योंकि आप जिस व्यथा से गुजर रहे हैं वो काफी भारी है, पर हाँ, हम उसको महसूस उस लेवल पे हो सकता है ना कर पाए, पर हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके वर्ड्स के अंदर वो भावना, वो एम्पैथी, वो समानुभूति, वो भी आनी चाहिए। दूसरा है जेन्युइननेस। एक क्लिनिशियन, एक काउंसलर के अंदर जेन्युइननेस होनी चाहिए, फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब लगे कि हाँ, आप एक सेवा के भाव से, आप सामने वाले की पीड़ा को हरने के भाव से वहां पे बैठे हैं, तब आपके अंदर एक सत्यता, एक सार्थकता और यथार्थता आती है। जहाँ पे आप सच में जेन्युइन तरीके से उस व्यक्ति के पीड़ा पीड़ा निवारण के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। उसके लिए आपके अंदर वो जेन्युइननेस होनी चाहिए, वो सच्चाई होनी चाहिए, आपके पास सच में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास वो लॉजिक्स होने चाहिए, आपके पास वो कहते हैं कि अनुभव जनित ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए जो रियल में जब प्रकट होगी तो वो सामने निकल करके आए और अपना इम्पैक्ट डाले। तीसरा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अब ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल यानी कि बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, पॉजिटिव एक सकारात्मक रिगार्ड, रिगार्ड देना, यानी कि आपका क्लाइंट हो सकता है कि किसी ऐसे कल्चर से आता हो
जहां पे आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है मामला, फिर भी क्योंकि वो आपका क्लाइंट है, आप उनकी एक तरीके से सेवा भी कर रहे हैं या फिर सर्व कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल ही भले ही सर्व कर रहे हो, एज अ प्रॉपर मॉनेटरी पावर के साथ कर रहे हो, बट स्टिल उस टाइम पे आपके लिए जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति की कोई बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, उस व्यक्ति के भीतर या उसने कोई गलती करी हो, वो आपके लिए सही हो या नहीं हो, पर आप क्योंकि वहां पे 100% मौजूद हैं और वहां पे आपको पॉजिटिव रिगार्ड ही देना है। हो सकता है आपका क्लाइंट गुस्से में आया हो, गुस्से में आपको भला बुरा कह दे, ठीक है, पर आप तो सही हैं, आप तो समझ पा रहे हैं कि ये सामने वाले के रोग के कारण ऐसा हो रहा है, पर तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपका रिगार्ड अनकंडीशनल हो, पॉजिटिव हो, उसके साथ कोई कंडीशन ना जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो जब आप इस भाव को समझ पाएंगे, तो आपके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा, आपके भीतर से वो दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान वहां पे होगा। तो सामने वाला ना सिर्फ ओपन होगा, बट उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो मेरे को आज की किरण नजर आई है, यहाँ पे मेरे को सही डायरेक्शन भी मिलेगी, सही दिशा भी मिलेगी, और सही तरीके से मैं वापस से जैसा पहले था उससे भी बेहतर हो पाऊंगा, या कम से कम नॉर्मल हो पाऊंगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो बताई जाती है कि होनी ही चाहिए। फिर आता है कुछ टेक्निक्स, यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो मैं अभी जिक्र कर रही थी आप सभी को, क्लाइंट के कल्चर के बारे में जानना, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना। कुछ अब देखो, दो तरीके के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं। कहाँ से हैं, क्या प्रॉब्लम है, कब हुई, कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, जो काउंसलिंग इनटेक फॉर्म होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है, वो भी सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। पर यहाँ पे अब जो वर्बली हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हो सकता है कोई क्लाइंट पहली बारी में खुल ही ना पाए, पहली बारी में अगर खासकर अगर वो थोड़ा डिप्रेसिव पेशेंट होगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा, उसका मन ही नहीं है किसी से बात करने का। पर आपको उसकी कोई एक ऐसी चीज जहां पे आपको लगे कि यहाँ इसका जिसे कहते हैं कि कंफर्ट जोन के साथ साथ कोई ऐसी चीज है जो उसकी पसंदीदा है, आपसे पता लगाइए, वहां पे उस चीज को वहां पे रखिए, ताकि वो कनेक्ट कर पाए कम से कम आपके साथ कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है जिससे मेरी ग्रोथ संभव तो है, मेरा ठीक होना संभव तो है, ठीक है। ट्रस्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं जो कभी किसी न किसी के साथ शेयर नहीं किए, ठीक है। तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि आप उनके कंटेंट को भी अटेंशन, अपनी अटेंशन पूरी दे रहे हैं, उनके हाव भाव को भी, उनके जो बात कर रहे हैं उसको भी, उसका परिप्रेक्ष्य समझ पा रहे हैं, और साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज जो जैसे वो हाथ या हाथ पैर जैसे जैसे वो आ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन, सारी चीजें हमें समझना पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं कि हाँ आप सारी बात बताओ हुआ क्या है, गो स्लो, आराम आराम से, धीरे धीरे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे जाने से पहले आप रेपो एस्टेब्लिश कर लो। पहले ही सेशन में अगर कोई काउंसलर सारी प्रॉब्लम निकलवा देता है, तो उसके लिए बहुत हार्श टाइम हो जाता है वो, यानी कि एक सेशन में गया और उस सेशन में जाके उसे कंफर्ट फील नहीं हुआ, बल्कि जितनी भी समस्या थी उसने बताई, और वो जब आंखों के सामने सारी समस्या निकल करके आई, तो वो और भारी लगा, उसे रोना आया या ऐसा कुछ हुआ, तो वो दोबारा जाना चाहेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि ये तो बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा, तो वापस से क्यों जाना। स्टार्टिंग में गो वेरी स्लो, वहां से हमें शुरुआत करनी है जिसमें सामने वाला थोड़ा कंफर्ट हो जाए, पहले उसको कंफर्ट आ जाए, फिर धीरे धीरे करके उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वहां पे हम जाएंगे। उससे रिलेटेड जो साइको एजुकेशन है, अगर किसी को कोई रोग है, मनोरोग है, तो आप बता सकते हैं कि देखिए ये सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से होता है, या फिर कर्म की वजह से होता है, या फिर जैसा भी आपकी क्लाइंट है उस बेसिस पे आपको गाइड करना पड़ता है। तो उससे आप समझ जाएंगे और समझा पाएंगे कि हाँ, सामने वाले को बताना होगा कि खासकर अगर गांव के इलाकों से अगर आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो अक्सर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है, या फिर ये तो पूरी तरीके से
कहते हैं कि कुछ हो गया है इसको या ऐसा कुछ होता है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइंटिफिकली ये ऐसे ऐसे होते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। जैसे शरीर के रोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर कभी दवाई देता है, कभी कहते हैं खाने पीने में चेंजेस करो तब भी ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपका रोग है, मन भी एक प्रकार का शरीर का ही एक हिस्सा है, एक सबसे बड़ी इंद्रिय है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो एक टूल के रूप में, जो भी डिसबैलेंस हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, तो हमें क्या करना है कि उसे समझना है, रूट कॉज पे जाना है, कारण क्या रहा है, वहां से उसको सुलझाते हुए हम आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रूट कॉज को सुलझाया नहीं जा सकता, अब क्या कर सकते हैं, क्या हम छोटे छोटे चेंज ला सकते हैं, लाइफस्टाइल में जरा जरा से चेंज लेके आ सकते हैं क्या। अच्छा, थोड़ा सा लेट उठा जा रहा है, ठीक है, 5 मिनट का अंतर कर सकते हैं क्या। खाने में, अच्छा किसी से बात नहीं होती घर में, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि पहले अगर ऐसा होता था, तो कई बार हमें पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो मैक्सिमम उस एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक और एनकरेजमेंट, कहीं ना कहीं छोटे छोटे सक्सेसेस होते हैं। जैसे अगर आपने पहले ही सेशन में थोड़ा थोड़ा सा यकीन दिला दिया कि देखिए वो आप ही रहे हैं जो, फर्स्ट सेशन में तो खैर रेपो एस्टेब्लिशमेंट ही होता है, कि आप ही रहे हैं जिन्होंने इतनी चीजें अचीव करी हैं, तो एक डाउनफॉल ऐसे काम करता है। एक डाउनफॉल के बाद रेजिलिएंट हुआ जा सकता है, वापस से हम उठ सकते हैं और पहले से बेहतर तरीके से उठेंगे। या फिर इस तरीके से, जिसने इन्हीं सारी चीजों की पढ़ाई भी करी हो, तो आप एक और अप्रोच के साथ समझा सकते हैं कि जैसे एक सैनिक होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग हुए बिना वो ना लड़ाई कर पाता है, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है उस ट्रेनिंग के साथ। इसी तरीके से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, योग योग के माध्यम से सिखाओगे तो आप ये भी बताओगे कि ये तप तप है हमारा, कोई चैलेंजेस आ रहा है, उससे हम और रिफाइन होके निकलेंगे, कैसे निकलना है उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं, साथ में हैं, समझ रहे हैं सारी चीजें। बढ़ना तो आगे ही है, निकलना तो आगे ही है। तो वो जो हमारे साथ मजबूती है, वो हमें रखनी है। हमेशा रिस्पेक्ट, हमेशा रिस्पेक्ट, यानी कि हमारे फर्स्ट कांटेक्ट से लेकर आपको ये समझना होगा कि वो हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, पैसों के लिए बिल्कुल नहीं। पैसा तो एक वो चीज है जिसे आप प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, और जोड़ना भी चाहिए वैल्यू के लिए। पर यहाँ पे बात आ जाती है आपकी एम्पैथी और आपके हृदय से कौन सी चीजें आ रही हैं। सिर्फ क्लाइंट की बात नहीं करूंगी, अदरवाइज भी अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो जिस समय जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे प्लान्ड है, डिसाइडेड है, एक तो होता है ऐसे राह चलते हुए मिल जाते हैं, पर भले ही आप 5 सेकंड के लिए भी किसी से मिल रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो 100% वहां पे रहिए। क्योंकि ऐसे ही तो कोई नहीं मिलता ना, कोइंसिडेंस तो ऐसे पूरे टाइम नहीं होते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कार्मिक अकाउंट समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि जहां पे आपको याद रखा जाए। इंटेंशन याद रखने का नहीं है, पर जो आपका वहां पे होना, क्या आप प्रेजेंट हैं, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है मन कहीं और है, क्लाइंट बताता जा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है, सेशन जो भी काउंसलिंग के सेशन हैं। फिर ड्रेस वगैरह का भी मैटर करता है कई बार, क्योंकि हमें नहीं पता क्लाइंट किस कल्चर से आए, कैसा है। थोड़ा पेपर वर्क रेडी रखना पड़ता है काउंसलर को। ठीक है, तो ये सारे काउंसलर्स के लिए है। और उनके टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है, और हाँ, अपना टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है। कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग सेशन आपने डिसाइड किया है कि 4 बजे से या 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, ठीक है, या 5:15 तक रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पहले ही खत्म हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंड ही होता जा रहा है। उसने बात बतानी शुरू करी और बताते जा रहे, बताते जा रहे, बताते जा रहे, आप अपने ध्यान, अपने खुद के टाइम का ध्यान नहीं रख रहे। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम एक सेट टाइम जो हमने दिया, फिर हम बता सकते हैं कि देखिए इस समय कल का अपॉइंटमेंट है, या फिर इस समय कल हम बात कर सकते हैं। बहुत अर्जेंट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हैं, खैर आपके केसेस में तो इतने आएंगे नहीं, बट स्टिल है, तब आप 100% उनको फोकस कीजिए। कोई डॉक्टर है, उनके पास कोई बहुत एक्सट्रीम केस आ रहा है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो उसमें तो देना ही पड़ता है।
थोड़ा सा स्टाइल मैच करना होता है हमें, यानी कि वो जैसे बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा उनके लहजे में बात करना, उनकी रिदम के साथ थोड़ा मेंटेन करना, बहुत हाइपर जल्दी जल्दी ना बात करना, जैसे सामने वाला कह रहा है क्या वो समझ पा रहा है। ठीक है, वो हमारे स्टाइल को कई बार मिरर करने लग जाता है। अगर हम काम डाउन है, हम आराम से बात करें, तो हमारा क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ ये सेफ स्पेस है, आराम से बात करनी चाहिए। कॉम्पिटेंट तो होना ही है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। एज ए योगा इंस्ट्रक्टर ले लो, एज ए काउंसलर अगर किसी को आगे जाना है इस फील्ड में या करना भी है, तो ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट के इश्यू से कैसे टैकल करना है, आपके वर्ड्स के साथ वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्लाइंट का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं। क्लाइंट को लगेगा आपके साथ स्पेस, वो आगे बढ़ेगा, काम करेगा, जानेगा, समझेगा, सीखेगा। अगर उसे नहीं लगता है तो इट्स क्लाइंट डिसीजन, उसका आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा, डिप्रेस्ड है, एंग्री है, हॉस्टाइल है, तो कई बार थोड़ा पर्सनल स्पेस देने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। वैसे 90 डिग्री पे बैठा जाता है काउंसलर के, ऐसे आमने सामने नहीं बैठा जाता। आमने सामने बैठने से सामने वाला थोड़ा सा अनईजी फील कर सकता है, वो आई कांटेक्ट ऑलरेडी वो अगर परेशान है, आई कांटेक्ट कई बार नहीं कर पाएगा। वैसे 90 डिग्री बैठते हैं मतलब साइड। ठीक है, आप नॉट करेंगे हेड को भी, आप आई कांटेक्ट मैटर करेंगे, रेगुलर रखेंगे, ताकि पता चले कि हाँ आप सुन पा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। एकदम आराम से पूछिए कि हाँ कैसा आप फील कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं जो भी परेशानी आई है। तो ये कुछ आइडियाज हैं, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि कल और परसों हमारी लास्ट क्लास होगी YTTC की। पर एक और चीज भी है, सैटरडे और संडे जब भी कोई न्यू एक टॉपिक या ऐसा कुछ इवेंट डिसाइड होगा, तो हम आपको शेयर करेंगे, और आप उसमें बहुत ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप उसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरे साल भर के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम रखेंगे, नॉट एवरी सैटरडे संडे, बट डिसाइड कर। ठीक है, जो प्रश्न है आप ग्रुप पे या पर्सनल में भेज दीजिएगा। अभी के लिए हमें शांति पाठ कर दें, क्योंकि हमारे इसका टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, सादर प्रणाम, सभी के लिए शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम्।